Hello and welcome back to Ajuver's News Analysis. Today is 29 October 2022 and we are going to discuss the Hindu analysis. The first article which we are going to discuss is related to UAPA get the impetus to fight against terror, says Modi. तो मोदी जी ने यहाँ पे रिसेंटली अभी 2 दिन की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और होम मिनिस्टर की। होम मिनिस्टर बोले तो ऑल ओवर द स्टेट होम मिनिस्टर्स की, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उन सब के होम मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मीटिंग्स हुई थी। यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा UAPA है, यूनाइट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड हम पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं LG फ्लेक्स यमुना टॉक्सिक फॉर्म विद CM, तो इस न्यूज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। रिवर ऑफ फोम कट्स अक्रॉस दिल्ली। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले इस न्यूज़ में बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ यमुना रिवर से रिलेटेड। यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, आप सभी को पता है। यमुना रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ये किस किस मेजर सिटीज से पास होती है? तो न्यू दिल्ली आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे आगरा याद रखना है, थर्ड नंबर पे आपको आपको ये बांदा याद रखना है, बांदा, भिंड, यही पास पास में है, और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये सिटीज़ के नाम आप याद रखेंगे ना। यमुना जो रिवर है उस पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? फोर्स की प्रॉब्लम आ रही है। फ्रोथ फ्रोथ क्या होता है? देखिए, जब भी पानी के ऊपर ऐसा आपने देखा होगा वाइट वाइट कलर का फोम जमने लगता है। जैसे अगर आप जब भी सोप यूज करते हैं तो क्या होता है, सोप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा झाग जैसा देखने को मिलता है ना, बहुत तेज से। तो पूरे रिवर के अंदर इसी तरीके से झाग देखने को मिल रहा है। एक तरीके से चादर चढ़ गई है झाग की, पानी एक तरीके से बहुत कम दिख रहा है और ये दिख ही नहीं रहा है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? ये सिंबल है कि ये रिवर के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके रीजंस देखेंगे, उसके मेजर्स देखेंगे अभी हम लोग कि किस तरीके से उसको हटाया जाए। द सबस्टेंस दैट पॉल्यूट द यमुना रिवर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्टैंडर्ड 3 मिलीग्राम पर लीटर और लेस, इससे कम होना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा है ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्वेश्चन पूछा जाता है, BOD क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को टूटने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, टूटने मतलब उसको ब्रेक होने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक होगा, जैसे पत्ते हो गए है ना, लकड़ियाँ हो गई, या कुछ भी आप केले के छिलके ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब भी ब्रेक होगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद उसको तोड़ना स्टार्ट करता है, ब्रेक करना स्टार्ट करता है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है तो रिमूव द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर इन द प्रोसेस डिकम्पोजिशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? तो वो ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ गई है अभी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। रिवर के अंदर जब भी ऑक्सीजन की पानी के अंदर कमी हो जाएगी तो उससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या बढ़ गया है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है ना। तो पॉल्यूशन लेवल को मेजर करने का सबसे अच्छा ये एक तरीका है ना, इसको याद रख ली। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड स्टैंडर्ड 5 मिलीग्राम पर लीटर और मोर, इससे ज्यादा, ये 5 मिलीग्राम पर लीटर या इससे ज्यादा होना चाहिए। जो पानी है रिवर का, उस रिवर के पानी के अंदर ऑक्सीजन का डिजॉल्व कितना होना चाहिए मिनिमम, कि वो पॉल्यूशन लेवल कम रहे या पॉल्यूट ना रहे, इससे स्वच्छ पानी बोला जा सके, क्लीन वाटर कह सकते हैं। तो DOD जो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी होनी चाहिए? 5 मिलीग्राम पर लीटर कम से कम होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, छोटे छोटे मछलियां हैं और भी जितने भी जीव जंतु हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे, है ना। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, एसेसिबल टू फिश, है ना, ये आप देखिए, एसेसिबल टू फिश, इनवर्टिब्रेट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द वाटर, तो उन सब के लिए बराबर मात्रा में पानी रहे, वो चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। इसलिए हमें 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन का लेवल तो चाहिए ही चाहिए। थर्ड नंबर पे देखते हैं फिशियल कॉलीफॉर्म स्टैंडर्ड 500 टू 100 मिलीलीटर। फिशियल कॉलीफॉर्म क्या है? द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द मॉनिटर रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होता है, जब भी ये प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, तो ये क्या करता है,
ये सपोज अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ये जो भी पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर आएंगे, जो वेस्ट वाटर पैथोजेंस वगैरह आएंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के, उसको रिमूव करने का काम करता है, नेचुरली उसको रिमूव करने का काम करता है। तो उसके स्टैंडर्ड्स भी बताए हैं कि वो कितना होना चाहिए। तो ये 3 मेजर्स आप जरूर याद रखिएगा। किसी भी रिवर के अंदर, किसी भी वाटर पॉल्यूशन के अंदर, टॉपिक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से अपने प्रीलिम्स के अंदर भी इसका यूज हो सकता है। प्रीलिम्स के अंदर जनरली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। क्लियर। अब फ्रोथ वैसे मैंने आपको बता दिया है, और पर ये आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। सपोज आप लिखना चाहते हैं तो व्हाट इज फ्रोथ, तो ये फ्रोथ आपकी डेफिनेशन है। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि बबल्स होते हैं, प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर, जब डिकम्पोज होते हैं तो एक तरीके से फोम जनरेट हो जाता है पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, तो उससे हम फ्रोथ कहते हैं। क्लियर। क्या रीज़न है? रीज़न है यमुना के फ्रोथ ब्लैंकेट बनने का, मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने का, इतना फ्रोथ का पानी में चारों तरफ से जमने का क्या रीज़न है? अनट्रीटेड सीवेज वाटर जो कंटेन सोप और डिटर्जेंट के पार्टिकल्स, वो आके पानी यमुना रिवर में गिरते हैं, है ना। जो अनट्रीटेड है उसे ट्रीट नहीं किया गया, सीवेज का वाटर, क्लियर करिएगा, सीवेज का वाटर जिसमें सोप और डिटर्जेंट के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल रन ऑफ सेकंड नंबर पे है हमारा। इंडस्ट्रियल रन ऑफ का मतलब है पानी जो इंडस्ट्रीज से, गंदा पानी जो यूज होता है इंडस्ट्रीज के थ्रू आता है, वो पानी में रिवर में छोड़ दिया जाता है ना। तो इंडस्ट्रियल रन ऑफ। थर्ड नंबर पे ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो रहे हैं उन्हें पानी में ले जाके छोड़ देना। सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोग उस बॉडीज को या कहाँ पे छोड़ देते हैं, पानी के अंदर छोड़ के आ जाता है। हालांकि अब तो वो बैन कर रखा है कई जगह पे, है ना, लेकिन ऐसा पहले होता था। जानवर मर जाते हैं या कुछ भी इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बड़े बड़े जो खाने के पदार्थ हैं और सब्जियां वगैरह मंडियों से निकलते हैं, है ना, तो उसको क्या डिकम्पोज करने के लिए इस तरीके से फेंक दिया जाता है। तो वो ऐसा ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। प्रेजेंस ऑफ फ्लिमेटीरियस बैक्टीरिया लेट आउट टू सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना। फोर्थ नंबर पे क्या, पॉल्यूटेंट फ्रॉम द शुगर एंड द पेपर इंडस्ट्री इन यूपी ट्रेवल थ्रू द हिंडौन कैनल, हिंडौन कैनल से ट्रेवल होके कौन सी शुगर और पेपर की इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो इसमें चला जाता है रिवर के अंदर। तो ये इसका जो पॉल्यूशन लेवल है, इन सब के ये मेजर्स रीजन है यमुना फ्रोथ के बढ़ने का। हेल्थ हजार्ड्स देखते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में लेड टू स्किन इरिटेशन देखने को मिल सकती है और एलर्जीज बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है ना। और क्या होता है, इनडाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, टाइफाइड वगैरह इस तरीके से डिसीजेज बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। लॉन्ग टर्म के अगर हम एक्सपोजर्स की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल सकते हैं। जब भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या किस तरीके से हम इस फ्रोथ फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम या तो डिटर्जेंट और बायोडिग्रेडेबल जो भी परसिस्टेंस हैं उन सबको कम करने की, तेजी से कम करें उस सब की यूजेबिलिटी को और उस पानी को जाने से रोकें, पहला पॉइंट। रेड ओखला पॉन्डेज ऑफ वाटर को हाइसिंथ करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या ले सकते हैं हम, यूपी हरियाणा दिल्ली को ट्रीट करना चाहिए, अपना अपग्रेड करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को। जो सीवेज को ट्रीटमेंट करने के प्लांट्स है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। समय के साथ सारी चीज़ों को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी समय आ चुका है कि जब हम यूपी हरियाणा और दिल्ली के, मेरे लिए तीन स्टेट्स के नाम याद रखना है, यूपी हरियाणा और दिल्ली, इन तीन के सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स है उससे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पे इंडियन इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उस सब को रोकने की आवश्यकता है, स्टॉप करने की आवश्यकता है। और तीसरे नंबर पे इंक्रीज द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो फ्लो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। रिवर के फ्लो से ये कैसे बंद होगा, देखिए जब रिवर स्लो तरीके से चलेगी, ऐसा धीरे 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 बहेगी तो वो उसमें टाइम ज़्यादा लेगी, तो वो उसमें जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन वहीं पे जमा रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर रिवर का फ्लो तेजी से बढ़ता है तो क्या होगा, अगर रिवर का फ्लो तेजी से बढ़ता है तो वो जो अपने साथ पॉल्यूटेंट है उसको रन ऑफ कर ले जाएगी, इसको बहा के ले जाएगी, है ना। तो जो पानी है वो बहता रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि बहता हुआ पानी गंदा नहीं होता, अच्छा रहता है। तो जो जितना तेजी से रन ऑफ करेगा, पानी बहेगा, वो पॉल्यूटेंट को भी रन ऑफ करके ले जाएगा। क्लियर हुआ आपको वर्ड।
यमुना रिवर के बारे में हमने देख लिया था, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से। क्लियर हो गया बात। गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी अगर गंगा की पूछते हैं आपसे तो वो यमुना रिवर है। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर। ये जो है प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है। क्लियर, याद, जहां पे कुंभ का मेला जनरली हेल्ड होता है। किनके स्टेट से होकर निकलती है? उत्तराखंड में तो ये ओरिजिनेट ही होती है, फिर हिमाचल प्रदेश से, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली से होते हुए जाके ये मिल जाती है यूपी में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, यूपी में जाके मिल जाती है प्रयागराज में गंगा से। क्लियर। इंपॉर्टेंट डैम इसके आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं आप, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके। ये देखिए चंबल रिवर जो है ये जाके मिलती है भिंड के पास से ग्वालियर, ये देखिए ग्वालियर ये बीच में आ जाता है, यहाँ पे भिंड आ जाता है। तो चंबल रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी, फिर सिंध हो गई, फिर बेतवा हो गई और फिर केन हो गई। अगर आपसे इस तरह से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जाए तो आप क्या रखेंगे? CSBK, है ना, तो ये याद रखेंगे CSBK, निमोनिक्स बना लीजिए आप और इसको याद कर लीजिए। CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं और हम एडिटोरियल की ओर मूव करते हैं। हमारा ये हम देखेंगे द डेथ पेनल्टी ऑन ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। देखिए इस आर्टिकल से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके अलावा मैंने इसके बैकग्राउंड से पॉइंट्स निकाले हैं, जो बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एट कोविड COP27 से रिलेटेड, क्लाइमेट एक्शन प्लान से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। और जो UAPA वाला अनलॉफुल एक्टिविटी परमिशन एक्ट था उसको सबसे पहले हम देखेंगे। ये देखिए अबाउट द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसके बारे में हम देखेंगे ये कब पास हुआ था? 1967 में पास हुआ था। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया। तो इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है होती है वो अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो उसके रिगार्डिंग ये इस एक्ट को पास किया गया था। क्लियर हुआ पॉइंट। टेररिज्म से रिलेटेड मैटर्स को जनरली डील करता है। अब बात करते हैं इस एक्ट के अंदर कितनी बड़ी पनिशमेंट को दिया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर डेथ पेनल्टी दी जा सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा हाईएस्ट पनिशमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाय विच सेंट्रल डीम्स टू एक्टिविटी अनलॉफुल देन दे मे बाय द वे ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर। तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देती है? एब्सोल्यूट पावर देती है ना। इस बात को आपको याद रखना है। की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इसके अंदर क्या सिर्फ इंडियन को अरेस्ट किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, या फॉरेनर्स को भी? तो सर यहाँ पे इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों को यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर पॉइंट। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड और आउटसाइड इंडिया। अगर याद रखिएगा UAPA किसके ऊपर भी लग सकता है? अगर कोई फॉरेनर या इंडियन बाहर से क्राइम कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटीज हेल्ड कर रहा है इंडिया के खिलाफ, तो वो उसके ऊपर भी UAPA का एक्ट जो है लागू हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी जो चार्जशीट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल करती है मैक्सिमम 180 डेज के अंदर वो है इसकी चार्जशीट जो है इसको फाइल करना होता है 180 दिन के अंदर, है ना। ये आपको याद रखना है। और इंटीमेट कोर्ट से टाइम लेके इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है ना। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। 2019 के अंदर इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे। उस अमेंडमेंट्स के अंदर हम क्या बातें करते हैं? उस अमेंडमेंट्स के अंदर हम देखेंगे कि जो इस एक्ट ने पावर दे दी थी डायरेक्टर जनरल, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल है उनको क्या पावर दे दी थी? उनको ये पावर दे दी थी कि वो अब अप्रूवल दे सकते थे सीजर करने के लिए, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह को सीज करवा सकते थे। कोई भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केस होता है उस सब को देख सकते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ी पावर इनको दे दी गई है इस एक्ट के तहत, 2019 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सेकंड नंबर में एक्ट एम्पावर करता है NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर रैंक और उससे अबव ऑफिसर्स को, कि इन्वेस्टिगेट करे टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सब को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। साथ में ही कंडक्टेड बाय DSP ACP इन सभी रैंक के ऑफिसर को ये पावर दी गई है।
It also includes provision of designating an individual as a terrorist. तो इसके पहले अभी तक क्या हुआ करता था, अभी तक ये हुआ करता था किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हम एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया जाता था, टेररिज्म का दर्जा दिया जाता था और टेररिज्म डिक्लेयर किया जाता था। बट नाउ ऐसा इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को भी अब टेररिस्ट इस एक्ट के तहत दिया जा सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है काउंटर ऑफ यूएपीए। उन्होंने वेग सेक्शन 50 को कहा, अदरवाइज वेग ऑफ सेक्शन 50 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट 1967, प्रिंसिपल्स अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ 15, 17, 18 ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने एक तरीके से वेग इसको कहा है जजमेंट अपना देते हुए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 15, 17, 18 ऑफ यूएपीए। इन सेक्शंस के अंदर क्या है, देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है, ये सेक्शंस याद रखने हैं आपको। सेक्शन 15 कहता है एज अ टेररिस्ट एक्ट, क्या चीज टेररिस्ट एक्ट है, इनग्राफ्ट करता है ऑफेंस को। कोई भी आपने ऑफेंस किया है वो ऑफेंस को वो क्या कहेगा, ये जो है टेररिस्ट एक्ट है। वो किसके अंदर डिफाइंड है, वो सेक्शन 15 के अंदर डिफाइंड है। नाउ सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 ले डाउन करता है पनिशमेंट, आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, सामने वाले को जो टेररिस्ट है उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। रेजिंग द फंड फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट, कोई अगर रेज कर रहा है फंड को और रिलेटेड टू कमिटिंग क्राइम वगैरह, टेररिस्ट एक्ट वगैरह, तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये चीज यहाँ पे डिफाइंड है। इनग्राफ द ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है ना, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है तो उससे रिलेटेड आपको क्या सजा दी जाएगी, वो ऑफेंस क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें डिटेल यहाँ पे डिस्कस की गई हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 18 के अंदर। आई थिंक ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। की ऑब्जर्वेशन देखा गया, टेररिस्ट एक्ट शुड बी यूज लाइटली सो द ट्रिविलिज्म देम, है ना। कोर्ट ने ये बोला थोड़ा सा लाइटली लीजिए। नाउ एक केस था हितेंद्र विष्णु ठाकुर का केस, ये आपको याद रखना है केस। सुप्रीम कोर्ट का जब भी यूपीएससी आंसर पूछे तो अपने आंसर के अंदर जब भी आप लिखें तो सुप्रीम कोर्ट के अगर केसेस आपको याद हैं तो जरूर से जरूर मेंशन करें। तो एक GS2 का क्या हो जाता है, डायमेंशन आ जाता है, पॉलिटिकल डायमेंशन एक डायमेंशन आ जाता है, तो उसकी वजह से आपका आंसर और इंप्रूव हो जाता है। Terrorist activity is that travel beyond the capacity of law enforcement agencies to deal with under ordinary penal law. Supreme Court decision in the case of हितेंद्र विष्णु ठाकुर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज यहाँ पे बोली कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है किसी कैपेसिटी, लॉ की कैपेसिटी एजेंसीज के बाहर है ना, इसको डील करना ऑर्डिनरी लॉ से गलत है ना। इसके लिए अलग से लॉ और अलग से लेके आने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। हमने ये जो आर्टिकल देखा था हमारा, ये आर्टिकल आप देखिए, डेथ पेनल्टी रिलेटेड आर्टिकल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट कोविड COP 27 से रिलेटेड एक आर्टिकल है छोटा सा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे कोविड COP 27 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, है ना। तो हर साल ये होता है ना, कभी कभी इसको डिले हो जाता है या कुछ किसी वजह से इसको डिले पोस्टपोन भी कर दिया जाता है, लेकिन जनरली ये एवरी ईयर होता है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे एक अगला COP 27 कहाँ पे होने वाला है, इजिप्ट के अंदर। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे होने वाला है, इजिप्ट के अंदर। तो दिस थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर। अभी क्या हुआ था, अभी हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी, हमने वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। पहले हमने कोविड-19 देखा, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, फिर हमने ग्लोबल इकोनॉमी को डाउन टर्न जाते हुए देखा, रुपी का डिप्रिशिएशन देखा, है ना, और बहुत सारी करेंसीज का डिप्रिशिएशन देखा। तो इस तरीके से वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी इस समय पे चल रही, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के चलते एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कौन सी है, वो है डिफॉरेस्टेशन होना, वो है क्लाइमेट चेंज का होना है। जो क्लाइमेट चेंज है, अगर ग्रीन हाउस गैस तेजी से बढ़ती रहेगी और क्लाइमेट चेंज इसी तेजी से बढ़ता रहेगा तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। टेम्परेचर ना बढ़े, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना जाए वर्ल्ड का टेम्परेचर, है ना। ग्लोबल टेम्परेचर 250 के पहले न्यूट्रलिटी का हम टारगेट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम याद देखेंगे कि जो भी टॉप CO2 इमिटर है, दैट मीन्स टॉप ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कौन इमिट करता है, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे नंबर पे रशिया और पांचवें नंबर पे
जापान है। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाइना सबसे ज्यादा इमिट करता है, फिर यूएस, फिर इंडिया, फिर रशिया एंड देन जापान। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स, है ना, जितने फैक्ट्स मैंने नीचे रख दिए हैं। इंडिया का जो टारगेट है फॉर द जीरो इमिशन का वो कितना है, 2070 हमने टारगेट किया है। वहीं पे सिंगापुर ने अभी इस प्री पॉन टारगेट अनाउंस कर दिया है और 2050 तक इन्होंने नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है। चाइना ने वहीं पे 2060 तक नेट जीरो कार्बन का इमिशन का टारगेट रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, मैं चाइना के बारे में अगर मैं बताता हूं तो चाइना जो है वर्ल्ड का लीडर है, वर्ल्ड्स लीडर रिन्यूएबल एनर्जी। तो चाइना इज द वर्ल्ड लीडर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसका वर्ल्ड का लीडर है एक तरीके से। कैसे लीडर है, उसके पास सबसे ज्यादा इस चीज का सॉल्यूशन है। वहीं पे ये सब 70% जो है अभी इंडिया जो चाइना का प्रोडक्शन है इसी पे निर्भर करता है। किस पे, यस, रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कोल और गैस से रिलेटेड अभी भी यहाँ पे कर रहा है। तो एक प्रॉब्लमेटिक है उसके पास है, तो मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि एग्जांपल मैं दे के समझाता हूं कि ये एक सपोज चाइना है ना, इस ये जो है 70%, दिस 70% कहाँ से यूज कर रहा है अपनी एनर्जी, कोल और गैस से, है ना। ये जो 30% है, ये 30% उसका कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। लेकिन ये जो 30% है, ये 30% वर्ल्ड के लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ये 30% ही जो है बहुत ज्यादा है। तो ये इसके पास इतने पोटेंशियल है कि इस 30% से ये इसको 100% तक बहुत जल्दी कर सकता है। बट अभी भी वो कोल और गैस का यूज कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, और जो अभी भी कर रहा है ना। तो इस बात को याद रखना। इंडिया की बात करता हूं मैं, तो इंडिया रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रीमली हाई जीडीपी ग्रोथ, है ना। तो हम जो है बहुत ज्यादा रिलायबल करते हैं, है ना। अभी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है और जिसे हमें बहुत तेजी से बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने देखी। अब कुछ सॉल्यूशंस की यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट कार्बन टैक्स हमें लगाना चाहिए, है ना, ऑन द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं उस पॉल्यूशन के ऊपर हमें एक सिग्निफिकेंट वर्ल्ड के अंदर आके हम सभी को मिलके क्या करना चाहिए, एक टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए जो भी पॉल्यूशन करे उसके, और स्ट्रिक्टली उसके ऊपर टैक्स करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उस पर ध्यान दें, है ना। और इट शुड बी रिट्रिएट द नीड ऑफ ऑल कंट्रीज टू एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडीज दी जाती हैं उन सब को अभी आवश्यकता है कि हम बंद कर दें। कंट्रीज के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग सब्सिडीज दी जाती हैं, है ना। कोल बेस्ड पावर प्लांट इन सबको सब्सिडीज मिलती है, उन सब की सब्सिडीज को हमें रोकने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया पॉइंट? आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी आर्टिकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपसे डिस्कस किए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये याद रखना है आपको, डेथ पेनल्टी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाता है। ये अच्छा खासा बड़ा सा टॉपिक है। मैंने इसके बैकग्राउंड से निकाला है, डेफिनेशन प्लस डेटा प्लस और भी वे फॉरवर्ड जो आप लिख सकते हैं वो सब आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? Criminal justice system is a part of government institution प्लस लीगल फ्रेमवर्क। ये अगर आप देखिए, ये नोट्स बनाने का तरीका, जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप एक 2-4 पन्ने की डेफिनेशन लिख दीजिए 5-7 लाइन में और आपको याद ही ना हो। आप ऐसे लिखिए जिस तरीके से आप उसे याद कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, पुलिस आ जाती है, जुडिशियरी आ जाती है, लेजिस्लेचर आ जाता है ना। ये सब क्या, लॉयर्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करते हैं। पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, जुडिशियरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, और लेजिस्लेचर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। लीगल फ्रेमवर्क जैसे कि लॉज हो गए, आईपीसी, सीआरपीसी, स्टेट के लॉ, ये सभी लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपसे पूछते हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्लस लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रिवेंशन दैट डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम को रोकने की ये यहाँ पे जद्दोजहद करता है, वर्क करता है। वर्किंग फॉरवर्ड किस चीज में वर्क करता है, वर्किंग फॉरवर्ड तो फ्री और फेयर ट्रायल हो सके,
ट्रायल हो सके, इंश्योरिंग क्विक जस्टिस, जस्टिस जो है सही समय पे मिल सके, ऐसा ना हो कि जस्टिस बहुत ज्यादा डिले हो जाए, है ना। तो जैसे कि एक बार हुआ था ऐसा केस कि एक औरत का रेप हुआ था और उस रेप का ट्रायल चल रहा था, और उस रेप का ट्रायल चलते 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 जब उसके केस का नंबर आया, तब वो ऐसा पता चला कि वो मतलब एक तरीके से वृद्ध अवस्था में पहुंच के उसकी डेथ भी हो चुकी थी। मतलब इतना ज्यादा समय लग चुका था, 30 साल लग चुके थे उसके ट्रायल आते आते, है ना। तो आप देखिए कितना ज्यादा समय इन सब चीजों में लग जाता है। इसीलिए कहा गया है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर सही समय पे जस्टिस नहीं मिली तो वो जस्टिस डिनाइड हो जाएगी, मतलब वो जस्टिस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या वर्क कर रहे हैं, वर्किंग फॉरवर्ड फ्री एंड फेयर ट्रायल ऑफ इंश्योरिंग क्विक जस्टिस। ओके, कुछ डेटा देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, क्राइम से रिलेटेड डेटा है यहाँ पे। क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है ना, 28%। ये एनसीआरबी का डेटा है, जो भी हम डिस्कस करेंगे ये एनसीआरबी का डेटा है। अगर कोई अलग से डेटा है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का ये जो डेटा है वो ये वाले हैं, है ना। 4 कितना केसेस पेंडिंग है, क्या है ना। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जब भी आप आंसर लिखें तो आप जैसे ही डेटा लिखते हैं उसके बाजू में ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हैं कि एनसीआरबी का डेटा है ना। क्राइम रेट इंक्रीज हुए 28%, कन्विक्शन रेट 29% तक इंक्रीज हुए हैं, जिसमें से जो कन्विक्शन रेट इंक्रीज हुए 39% कन्विक्शन रेप के अंदर इंक्रीज हुए हैं और 41% कन्विक्शन रेट मर्डर के ऊपर इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो डेटा है, साइबर क्राइम 4% तक इंक्रीज हुआ है। और प्रिजनर से बात करते हैं हम। प्रिजनर्स क्या है, 67% आर अंडर ट्रायल है। सोचिए 67% जो क्रिमिनल हैं वो आज भी अंडर ट्रायल हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, कि मतलब उनका ट्रायल ही नहीं हो रहा है, बस वो लगे हुए हैं बेचारे। तो 120% जो है ओवर क्राउडेड जेल हो चुकी है। 120% ओवर क्राउडेड, जहां पे मतलब सपोज अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 लोगों की आवश्यकता थी जहां पे, है ना, 100 लोग ही रह सकते थे, 100 लोग ही रह सकते, वहां पे 20 लोग ज्यादा रह रहे हैं, 20 लोग उससे ज्यादा है, मतलब 120% ओवर क्राउडेड जेल हो चुका है। तो इस समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। केसेस कोर्ट्स के अंदर टोटल 4.4 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है। कहां पर किस 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 कोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं उन कोर्ट के अंदर टोटल मिला के 4.4 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस। अब यहाँ पे प्लेटो ने बताया है, ये आप अपने GS4 एथिक्स के अंदर भी पुट कर सकते हैं। 4 कार्डिनल वर्च्यू बताया। 4 कार्डिनल वर्च्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेटो क्या है, विजडम है, करेज है, टेम्परेंस है और जस्टिस है। जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ 4 कार्डिनल वर्च्यू ऑफ प्लेटो। तो आप इस तरीके से कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो एक ये क्या हो जाएगा, एथिकल डायमेंशन हो जाएगा एथिक्स का, और फिलोसफिकल डायमेंशन हो जाएगा आपके आंसर के अंदर, कि जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेटोस 4 कार्डिनल वर्च्यू, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ डेथ पेनल्टी की बात करते हैं जो आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो डेथ पेनल्टी दो तरीके से देखेंगे हम। डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करना चाहिए और डेथ पेनल्टी को एबॉलिश नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों के पॉइंट्स देखेंगे। डेथ पेनल्टी को क्यों एबॉलिश कर देना चाहिए वो हम देखते हैं। इरिवर्सिबल वे है ना, एक बार किसी को डेथ दे दिया गया, डेथ पेनल्टी दे दी गई, है ना, उसकी अगर डेथ हो गई तो उसको फिर वापस नहीं किया जा सकता। सपोज ऐसा कुछ केस हुआ जहां पे हमें पता उसके खिलाफ केसेस था और वहां पे उसको डेथ पेनल्टी मिल गई, है ना, ट्रायल चला और उसको डेथ पेनल्टी मिल गई। बाद में कुछ पॉइंट्स निकल के आए जिससे पता चला कि वो जो था वो तो इसका गुनाहगार ही नहीं था, है ना, उसने तो क्राइम किया ही नहीं था। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो इरिवर्सिबल है, अब उसको तो डेथ दे दी गई, वो तो अब है नहीं इस दुनिया में। तो वो एक तरीके से उसके साथ तो अनजस्ट हो गया। लेकिन अगर वहीं वो जेल में, तो हो सकता है वो छूट के वापस बाहर आ सके अगर उसका ट्रायल सही तरीके से होता है तो ये इरिवर्सिबल वे है, याद रखना है। सेकंड, क्यों एबॉलिश कर देना चाहिए, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस है ना। ऐसा कहा गया था, गांधी जी ने कहा था, एक कोटेशन याद रखिएगा। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, गांधी जी कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। आंख के बदले अगर आप लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। ये रिट्रिब्यूटिव जस्टिस है। रिट्रिब्यूटिव जस्टिस हमें नहीं लेना है, नहीं करना है। हमारा क्या है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर हम मूव कर रहे हैं। कैसी जस्टिस की ओर, रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है
कि आप सजा दीजिए। जस्टिस का मतलब होता है सुधार लाना, समाज के अंदर चीजों को चेंज करना। तो हमारा क्या रिफॉर्म करने की हमारे को आवश्यकता है, तो चीजों को इसलिए हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर मूव करने की आवश्यकता है, ऐसा आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आप जब भी कंक्लूजन लिखिए तो लिखिए कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड द India is moving from retributive justice to reformative justice. तो we need to be not to be abolished, है ना, death penalty not to be abolished, doesn't create deterrence। अब लोगों को पता ही है कि भाई डेथ होने वाली, मरने वाले हैं, तो वो डिटरेंस क्रिएट नहीं होता, डर जो है क्रिएट नहीं होता है ना। तो इसीलिए जनरली देखने को मिला है कि जब से रेप के अंदर हमने डेथ पेनल्टी का प्रोविजन रखा है, तो उसके बाद से लोग डेथ, तो मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, रेप करने के बाद वो जो रेपिस्ट रहते हैं वो उनको मार देते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि डेथ तो होने वाली है, यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलेगी, जिसको मार ही क्यों ना दे। तो यहाँ पे मर्डर के केसेस तेजी से बढ़ गए हैं, ये एक डेटा आया है, इसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में जैसे यूरोपियन कुछ देश है, वहां पे डेथ पेनल्टी जो पूरी तरीके से एबॉलिश है, जो कि क्रिएट नहीं कर रहा है ना, ये भी आपको याद रखना है, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आता है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का प्रोविजन दिया जाता है, और जहां पे डेथ पेनल्टी की बात करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिविटी ऑफ जज की सब्जेक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है ना, कि जज कैसा सोचता है, उसकी सब्जेक्टिविटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। राइट टू लाइफ एक नेचुरल राइट है, ये आपको याद रखना है। ये हाँ, अगर क्यों नहीं एबॉलिश करना चाहिए बात करते हैं, तो क्योंकि ये एक डिटरेंस को क्रिएट करता है ना। रीऑफेंस हो सकता है, रीऑफेंस कैन बी स्टॉप, रीऑफेंस को रोका जा सकता है, फिर से वो चीज रीऑफेंस नहीं होगा। वो जो अगर डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो जो क्राइम करने वाला है वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो बार बार वो चीज क्राइम नहीं होगा। स्टेट कैन टेक एनीवन्स लाइफ बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश फॉर लॉ। तो स्टेट जो है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो लोगों की लाइफ है वो ली जा सकती है अगर कुछ एक प्रोसीजर से हम चले। तो प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टेब्लिश कर दिया, कुछ क्राइम होता है, कुछ तरीके से होता है, तो रूल्स के हिसाब से लिया जा सकता है। तो ये आपको याद होगा, ये पॉइंट हमने सब डिस्कस कर लिए। तो हमने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। एक द हिंदू के अलावा भी आर्टिकल मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज की है फर्स्ट एवर हेल्थ थ्रेटनिंग फंजाई। तो यहां से आपकी फंजाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हेल्थ थ्रेटनिंग फंजाई जितनी भी हैं, जैसे ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये आपको याद रखना है। प्लेन्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे हम 2 PYQ भी डिस्कस करेंगे जो प्रिलिम्स के अंदर रिसेंटली पूछे गए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कॉन्टेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। पहली बार लिस्ट ऑफ फंगस इन्फेक्शन के फंगस को प्रायोरिटी पैथोजेंस को यहाँ पे रिलीज किया है ना। WHO ने पब्लिश किया रिपोर्ट 19 फंजाई दैट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ। तो उसको यहाँ पे रिलीज किया, इसको याद रखना है ना। क्या क्या हाईलाइट किया है, फटाफट फंगल पैथोजेंस को हाईलाइट किया है ना। मोस्ट फंगल पैथोजन सेंसिटिव होते हैं, डायग्नोसिस एग्जिस्ट, दे आर नॉट वाइडली अवेलेबल, अफोर्डेबिलिटी ग्लोबली, है ना। WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट ऑफ FPPL रिलीज की एक लिस्ट ही बनाती है ना। क्या क्या फर्स्ट ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बात की जा रही। कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड बात की है यहाँ पे कि इंक्रीज आपने देखने को मिला होगा ना, ये वाइट फंगस हो गया है ना, ग्रीन फंगस, येलो फंगस हो गया है ना। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली थी। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन तेजी से बढ़ी थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बढ़ी थी, वो सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, ये 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट फंगस है जिनको हम देखेंगे जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं, है ना। चलिए देखते हैं पॉलिसी मेजर्स, क्या क्या पॉलिसी ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ये आप फोटोज भी देख रहे होंगे फंगस की। स्ट्रेंथिंग लेबोरेटरी की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें, सर्विलियंस कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें, है ना। सस्टेनिंग द इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट है उसको सस्टेन रहे, ऐसा ना हो कि एकदम से कम हो गई, एकदम से बढ़ गई। तो एक प्रॉपर वे में सस्टेन रहे और उसको धीरे धीरे बढ़ाना भी है, डेवलप करना है और इनोवेशन की ओर जाना है। क्लियर। इनहेंसिंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ में इंटरवेंशन में देखना पड़ेगा, उनके प्रिवेंशन मेजर्स लेना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। क्या क्या कितने टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन होते हैं फटाफट देख लेते हैं हम। ग्रीन फंगस जिसपे हम कहते हैं एस्परगिलोसिस दैट इज ग्रीन फंगस, ओके।
ये ट्रिगर करता है कोविड-19 फंक्शन इन्फेक्शन को भी रिपोर्टेड इन इंदौर, सबसे पहले अभी इंदौर में रिपोर्ट किया गया है। सिम्टम्स क्या क्या है, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। हाई फीवर का आना, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का शॉर्टेज होना, फटीग का होना, है ना, ये बिल्कुल वीकनेस रहना, फटीग रहना, है ना, वेटलेसनेस की कंडीशन जब भी होना, ये एक सिम्टम्स हैं। रिस्क का क्या है, हिस्ट्री ऑफ, अगर किसी को एलर्जी है, तेजी से पहले एलर्जी रहा है तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। फ्रेल इम्यूनिटी, उसकी अगर इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, लंग से डिसीजेज है तो उनको होने की संभावना तेजी से है। येलो फंगस में क्या है, रिपोर्ट है गाजियाबाद में रिपोर्ट किया गया है, कफ देखने को मिल सकता है, फीवर, डायरिया, डार्क स्पॉट्स, लंग्स, डार्क स्पॉट, लंग्स के अंदर जो डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, है ना, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, येलो फीवर्स के, है ना, येलो फंगस के। ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, है ना, जिससे ऑक्सीजन लेना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर जाके, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है कुछ कुछ इसके जो सिम्टम्स है वाइट फंगस के जैसे बिल्कुल जो है सिमिलर है, तो ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वाइट फंगस है या येलो फंगस है। कोई भी हो, अगर आपको सिम्टम्स देखते हैं तो आप जरूर से जरूर हॉस्पिटल जाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। हु आर रिस्क, रिस्क में कौन कौन है, पीपल आर, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से और लंबे समय तक जिन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, लिया है। कोविड-19 के पेशेंट जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स में रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है इसके अंदर। तो कोविड-19 के पेशेंट जो ऑक्सीजन से रिपोर्ट किया है कि सपोर्ट में रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क है, ये याद रखना है आपको। व्हाइट फंगस की बात करते हैं, एस्परगिलोसिस डिटेक्टेड द 4% एट पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इन बिहार। ओके, ये याद रखना। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कफ हो सकता है, फीवर, इस कफ तो जनरली होता है, कफ, फीवर, डायरिया, डार्क स्पॉट्स लंग्स के अंदर हो सकते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लगभग येलो फंगस की जैसे ही इसके चीज़ें हैं सेम। ऑक्सीजन लेवल का डिक्रीज होना, पीपल, डायबिटीज, स्टेरॉइड्स फॉर द लॉन्ग ऑक्सीजन सपोर्ट, वो सारी चीज़ें ये दोनों लगभग सेम है ना, ये आपको याद रखना है। ये अब देखिए ब्लैक फंगस हो गई, ये आदमी है बेचारा, देखिए इसको किस तरीके से हो गया और चेहरे में, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, ब्लैक फंगस हो गया। ये फंगस इस तरीके से दिखते हैं माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो। इंक्रीज द केसेस ऑफ ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस हैव बीन ऑब्जर्व इन कोविड-19 पेशेंट। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वन साइड फेशियल स्वेलिंग, एक साइड फेस में क्या हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, है ना, मोटापा एक तरीके से, सूजन आ जाना, हेडेक होना, नेशनल सिनुसिस कंजेशन होना, ब्लैक लेसिस होना, काला तरीके का धब्बा एक तरीके से लग जाना गाल पे, या इस तरीके से, ये सारी चीजें ब्लैक फंगस होने के सिम्टम्स हैं। ओके, ब्रेथ भी अगर शॉर्टन हो रही है, तेजी से ब्रेथ क्या हो रही है, शॉर्टन हो रही है, तेजी से आप सांस ले रहे हैं फटाफट फटाफट और छोटी सांस आ रही, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से इसका सिंबल है, ये आपको याद रखना है। एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सारे इसके सिम्टम्स है, ये आपको याद रखना है। अब ये कौन कौन ज़्यादा इससे रिस्क है, किस किस लोगों को ब्लैक फंगस से याद रखना है, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, कैंसर हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनने करवाया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया है ना, न्यूट्रोपेनिया है जिसको लॉन्ग टर्म है ना, तो ये सारे जो क्या है, ये सारे इन सब में रिस्क इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल था मैंने डाउन टू अर्थ से उठाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको याद रखना है। मे बी इन केस इन फ्यूचर दाइंटू में कवर किया जाए या ना जाए, पर हमने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। आपको पता होना चाहिए प्रोबायोटिक्स क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, रिसेंट का क्वेश्चन है। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना, तो कैसे सॉल्व किया था, मुझे क्वेश्चन एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि ये चीज ये मालूम था कि प्रोबायोटिक्स मेड ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट, हाँ ये बैक्टीरिया और ईस्ट से तो मिलके बने होंगे प्रोबायोटिक्स, लेकिन मुझे ये मालूम था ये क्या है, ये नेचुरली भी बॉडी के अंदर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नेचुरली नहीं मिलता। तो अगर ये तो ऑर्गेनिज्म दैट इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट ऑकर नेचुरली इन आवर गट, अपनी बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस होता, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है ना। अगर आप इस स्टेटमेंट को गलत करते हैं तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत, आप 50-50 रेशियो में पहले ही पहुंच चुके हैं, है ना।
देखिए, इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है आप किस तरीके से निकालेंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है निकालने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला तो उसके अंदर यही पॉइंट्स मैंने ध्यान रखा कि मुझे कहाँ पे नॉलेज का यूज़ करना है, कहाँ पे 50-50 लगाना है, कहाँ पे मुझे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। एलिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक सीरीज भी लेके आऊँगा जिसके तहत मैं बताऊँगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और किस तरीके से प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए, प्रोबायोटिक सेल डाइजेशन ऑफ मिल्क और शुगर। जनरली मिल्क और शुगर में पाया जाता है और ये इनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्या हो गया आंसर? आपका आंसर हो गया थर्ड। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के अंदर इसको पूछा गया था, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। तीन स्टेटमेंट है आपके सामने, बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरस है। कौन सा आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है? बताइए। बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन 3 1 and 3, ऑप्शन डी 1 2 and 3। कौन बनेगा आईएएस का सवाल? KBIAS, कौन बनेगा आईएएस? अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। कौन बनेगा इसका सवाल है। ध्यान से देखिए, आप फटाफट, मतलब ये सवाल तो मतलब इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता। वायरस आपने देखा, क्या है वायरस? खत्म कर दो, वायरस को कर नहीं सकते। क्यों? अरे भाई, वायरस के लिए क्या चाहिए होता है? एक बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपने वायरस की पढ़ी है तो वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पे वो पनपता है। नॉन लिविंग में तो पनपता नहीं है। तो ये तीसरा हट गया, आंसर अपने आप आ गया। हो गया, बैक्टीरिया और फंजाई खत्म। तो अगर आपको एक छोटी सी बेसिक सी नॉलेज है तो आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा रटा होना चाहिए या इस तरीके से, तो आप इस चीज को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया सभी आर्टिकल्स को, हमने पीवाईक्यू भी देखा। अब धीरे धीरे हम और चीजें ऐड करते रहेंगे आप सब लोगों के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।